अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है कोरोना पे कुछ मुफीद मालूमात बनाम सरकार। एक बहुत बुरी सी आफत में हम गिरफ्तार हैं और ये आफत जो सी है ये अभी जा नहीं रही। तो अभी जो हमारे सबसे ज़्यादा कंसर्न की चीज़ें हैं वो हॉस्पिटल हैं या लैब्स हैं। जैसे कि मैं चुगताई लैब में मौजूद हूँ, मेरे साथ उमर चुगताई साहब मौजूद हैं, डॉक्टर उमर चुगताई जो पैथोलॉजिस्ट भी हैं और इस सारे जो तमाम टेस्ट हो रहे हैं उनको बड़े क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस वायरस रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त जितनी इंफॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिल सके वो आपके लिए बेहतर है और जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये वायरस है क्या और ये इफेक्ट कैसे करता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? अभी सिचुएशन जो सी है वो बड़ी ग्रिम है। मैं अभी आप ही से बात कर रहा था कि हम घर में रह के ऐसे पागल से हो गए हुए हैं कि एक बार हाथ धोने जाते हैं, फिर दूसरी बार हाथ धोने जाते हैं, फिर हाथ बार बार, यानी कि ज़िंदगी में अब सिर्फ हाथ धो नहीं रह गया और ये वायरस ही रह गया। तो हमें बताएं थोड़ा सा कि ये वायरस जो सा है ये डिटेक्ट कैसे करते हैं आप, और इस वायरस का जो मूव करना है, जो इसकी क्या कहते हैं ट्रांसमिशन है या ट्रेवल है, वो कैसे होता है? मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। पहले आपकी प्रेजेंटेशन, डॉक्टर साहब की एक प्रेजेंटेशन है कोविड-19 जिसका अब नाम SARS-CoV-2 कर दिया गया है, उसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, तो ऐसे है कि अब तक बहुत आम फहम हो गई ये बात कि ये वायरस चाइना में सबसे पहले इस पता चला इस वायरस का। अभी से दिसंबर की बात है। अब हमें पाकिस्तान में पता चला, अब यहाँ से शुरू करते हैं। पाकिस्तान में आ गया वायरस। जी, पाकिस्तान में फरवरी के एंड में और मार्च के शुरू में सबसे पहले केसेस डायग्नोज हुए थे। लाहौर में पहला केस 13 या 14 मार्च को डायग्नोज हुआ था और उसके बाद से बदस्तूर केसेस की तादाद बढ़ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं, जो सारे लोगों ने मिलके, अवाम ने मिलके जो एक कोऑपरेट किया है और लोग घर बैठे हैं, लॉकडाउन में पार्टिसिपेट किया, उसकी वजह से वायरस की जो वबा है वो उस तरह नहीं फैल पाई। घर बैठना भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी कुर्बानी है और बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए। लोगों के कारोबार बंद हैं, लोगों के ज़रिए माश के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। वो तमाम बातें सही हैं, लेकिन साथ ही साथ जान है तो जहान है। तो इसीलिए हम सारों ने इसके अंदर मिल के इस चीज़ से लड़ना है। तो इसके अंदर हम सारे लगे हुए हैं। ये प्रेजेंटेशन क्या है? ये प्रेजेंटेशन WHO ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया था हेल्थ के प्रोवाइडर्स के लिए। एक जनरल डॉक्यूमेंटेशन है कि ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ थी। जिस तरह देखें दिसंबर 2019 बता दी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सा है वायरस है, इसकी शक्ल तो हमें ये नज़र आ रही है, ये कैसा दिखने में कैसा लगता है, ये आपने तो इसको लैब में भी देखा होगा या आप लैब में इसको देख भी रहे हैं या जितना भी आपने इसके ऊपर काम किया है। मैं पूछना चाहता कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैन मेड है और ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज भी आ रही हैं कि ये मैन मेड है, इसके ऊपर एक चर्बी की झिल्ली है और ये पड़ा हुआ कुछ नहीं कहता, लेकिन जो ही आप इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं ये आपको इफेक्ट कर जाता है और 2-2, 3-3 घंटे टेबल पे सर्वाइव कर जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे बॉम्ब की तरह कोई लगा के चला गया इसको। मैं तो आपको वही बता सकता हूँ जो वायरस की जो हिस्ट्री और जो उसकी शक्ल बताती है। जी जी, तो आ जाए बाहर आ जाए। अच्छा, तो जो सार्स पहला जो वायरस आया था आज से चंद साल पहले, जी जी, वो भी इसी फैमिली से, वो वायरसेस से था। कोरोना वायरसेस की जो फैमिली है वो काफ़ी पुरानी है। अच्छा, काफ़ी देर से हम जानते हैं कोरोना वायरसेस को। जी ठीक है। और ये आम तौर पे कुछ इस फैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो जानवरों में पाए जाते हैं। 2-3 इस वायरस फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं। जी ठीक है। आम तौर पे एक एनिमल वाला वायरस जो है वो म्यूटेट करके ह्यूमंस में नहीं आता। अच्छा, लेकिन जब आता है तो तब इस तरह की प्रॉब्लम कॉज होती है। ठीक है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, ये एक ऐसा वायरस है जिसको ह्यूमन पॉपुलेशन कभी एक्सपोज हुई नहीं। तो इसीलिए जब भी जानवरों से आया। जी, जानवरों से आया। जानवर हमने खाया उससे आया? हर बार ये इस तरह ही हुआ है कि मैंने सुना कि जो सार्स था वो बिल्लियां खाने से आया, कि इन्होंने चाइनीज़ ने कोई बिल्लियां शिल्लियां खाई थी। देखिए वायरसेस के अंदर वायरस जब भी डिवाइड करता है, रेप्लिकेट करता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशंस होती हैं वक्त के साथ साथ। अभी भी जिस तरह बात चल रही है कि जी इस वायरस के अंदर कितनी म्यूटेशंस हो रही हैं, कुछ म्यूटेशंस उसको बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं करती कि उसका बिहेवियर क्या है, लेकिन कुछ म्यूटेशंस ऐसी होती हैं जो उसको एक एबिलिटी दे देती हैं ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने की। आसान लफ्ज़ों में मैं लोगों को बता दूं कि ये वायरस जैसा होता है कि जिस तरह हम बड़े होते हैं, मजबूत होते जाते हैं, इसी तरह वायरस जो है ये भी अपनी उम्र गुजरने के साथ साथ मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, जवान हो रहा है और वो अटैक करने की उसकी सलाहियत बढ़ती जा रही है। तो हम जो उसके मुखालिफ हैं, हम भी कोई अपनी सलाहियत बढ़ा रहे हैं या हम वहीं पर रुके हुए हैं? देखें, इस वायरस को फाइट करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि इसको अवॉइड किया जाए।
अगर एक जंग की ज़रूरत ही ना पड़े तो वो बेहतर है बजाय इसके कि किसी वायरस के साथ लड़ा जाए। हम इसको अवॉइड करें, इस इन्फेक्शन को अवॉइड करें, और उस इन्फेक्शन को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका यही है कि हम इंटरेक्शन कम करें सबसे ज़्यादा। डॉक्टर साहब हम तो पागल हो जाएंगे इतनी देर में ना, हाथ धो दोगे, वो कहते हैं ना चेहरे से रंग नहीं मिल रहा, आए लैब में चलते हैं, आए नाज़रीन आपको लैब में लेके चलते हैं। लैब जो सी है उसमें इसलिए लेके जा रहे हैं कि इसकी डिटेक्शन कैसे होती है, क्योंकि जो आपके पास आता है वो रिजल्ट आता है, आपकी रिपोर्ट की कॉपी आती है, इसमें लिखा होता है कि नॉट डिटेक्टेड, तो वो क्या है और वो कैसे डिटेक्ट करते हैं और क्या पेशेंट के साथ करते हैं, और पेशेंट का जब पता चलता है तो उसे कैसे इन्फॉर्म करते हैं, उसको लैब में चल के देखते हैं हमारे साथ। मेरे साइज़ का जो PPE है वो मिल नहीं रहा है ना, अभी मिल जाएगा और मिल जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज। वैसे इसमें भी अब साइज़ मैंने सुना है डॉक्टर साहब वो जो है ना फैशन डिज़ाइनर, उन्होंने भी बनाने शुरू किए हैं अच्छे प्यारे ये PPE। ये वो तो नहीं है पेंट शर्ट वाला शलवार में नहीं, ये सिर्फ कोट है, ये सिर्फ कोट है, ये ना सिर्फ कोट है। अभी हम एक्स्ट्रा लार्ज साइज में जो डॉक्टर वहीद साहब पहनते हैं वो आ जाए डॉक्टर साहब। मास्क दे दें, मास्क ये और डॉक्टर साहब आपका एक्स्ट्रा लार्ज भी छोटा है मुझे। शू कवर भी पहन लेते हैं। ये प्रोटेक्टिव गियर जो सा है ये सिर्फ लैब वालों के लिए ज़रूरी है, आप घर में सिर्फ जो सा है मास्क और ग्लव्स से काम चला सकते हैं, है ना डॉक्टर साहब? ऐसे ही ये क्योंकि अब हमने और मास्क भी सादे मास्क, हमें N95 की ज़रूरत नहीं है। N95 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको फिर आप जितना ज़्यादा खरीदेंगे वो उतना ज़्यादा ब्लैक होगा, फिर जिन लोगों ने इस्तेमाल करना वो भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए खुदा का वास्ता छोटा मोटा मास्क भी चल जाएगा। सर्जिकल मास्क कहते हैं ना उसको, सर्जिकल मास्क है, इवन कपड़े का मास्क भी इफेक्टिव है। जी डॉक्टर साहब ये क्या है? ये तो N95 मास्क है, ये शू कवर है। हम पूरा प्रोटेक्टिव गियर पहन रहे हैं और फिर लैब के अंदर जाएंगे, इसलिए जो लोग जो से हैं वो सोचते हैं कि प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहनते हम, तो उनके लिए स्पेशल है प्रोटेक्टिव गियर स्पेशल। इसके बाद हम हैंड सैनिटाइज करेंगे, हैंड सैनिटाइज हो गए, उसके बाद अब हम वो सर पे भी पहनेंगे। हाँ नाज़रीन आपको कोरोना लैब में लेके चलते डॉक्टर साहब आगे पीछे नाज़रीन, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अंदर लैब के पूरी तरह प्रोटेक्टिव गियर में। डॉक्टर हाजरा वायरोलॉजिस्ट हैं, वो हमें लैब के अंदर लेके जा रही हैं और लैब के अंदर जाके हम अब वायरस को टेस्ट होता हुआ देखेंगे। हमारा कैमरामैन जो सा है वो जूते शूते प्रोटेक्टिव गियर पहन रहा है, एक कैमरामैन बाहर ही खड़ा रहेगा। हमारे पूरे गियर में हम अब अंदर जा रहे हैं। डॉक्टर हाजरा हमें लेके जा रही हैं। ग्रीन जोन ये है, ये बिल्कुल क्लीन है, ये बफर जोन है। येलो बफर जोन मतलब ये एंट्रीज, हाँ सेंट्रल में जोन है जहाँ से हमारा डॉनिंग डॉफिंग हम करेंगे, लाइक विजिटर्स और रेजिडेंट्स और कंसल्टेंट्स। रेड जोन में आ रहे हैं, ये वर्किंग जोन है। जी वर्किंग जोन है। अब रेड जोन में आ गए हैं, ज़रा ख्याल रखें, आ जाएं जी। अच्छा हम स्टार्ट करेंगे सैंपल रिसीविंग एरिया से। सैंपल रिसीविंग एरिया जी बेसिकली सैंपल रिसीविंग एरिया में जा रहे हैं। ठीक है, सैंपल रिसीविंग एरिया में ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे हैं डंप वेटर या एलिवेटर है, यहाँ से सैंपल्स हमारे पास रिसीव होते हैं 8th फ्लोर के। सबसे पहले SMD में आएंगे, सैंपल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, वो सेग्रीगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। इधर हमारे पास सैंपल्स रिसीव होंगे और बार कोड सिस्टम से हम वेरीफाई करें। आप यहाँ सिर्फ कोरोना नहीं और भी बहुत सारी खतरनाक बीमारियाँ जो सी हैं वो देखते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे यानी कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन है, सबसे ज़्यादा डेंजरस जोन। अच्छा इसके बाद यहाँ पे सैंपल प्रोसेसिंग रूम है। ठीक है, जब सैंपल्स हमारे पास रिसीव हो जाते हैं तो हम बैच वाइज उनको अरेंज करते हैं और उसकी प्रोसेसिंग होती है। अच्छा सैंपल प्रोसेसिंग होती है और फिर जब हम लोड कर लेते हैं सैंपल्स, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा जो PCR। ये सैंपल यहाँ पर ले रहे हैं लेकिन ये ब्लड सैंपल ले रहे हैं। नहीं, ये एक्चुअली इस वक्त जो दिखाया जा रहा है वो किसी और वायरस का या किसी और हम टेस्ट को कोविड-19 वाला कहाँ पे होता है? उसके लिए भी हम इधर सैंपल रिसीव करते हैं इसी जगह पे, इसी जगह पे, क्योंकि ये हुड हमारी क्लीन होती है। ठीक है, सैंपल रिसीव करने के बाद प्रोसेस होंगे, बैच वाइज अरेंज करेंगे और उसके बाद जो है ना हम नेक्स्ट इस रूम में आएंगे, ये जो ये वाला साइड वाला। इनिशियली तो किट्स क्या होती हैं डॉक्टर साहब? स्पेशली हमारा जो PCR प्रिंसिपल है जो जनरली सब वायरसेस के लिए एक जैसा है, उसमें हमारी सबसे पहले एक्सट्रैक्शन होती है वायरसेस की। एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि वायरस का जो RNA या DNA है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ एम्पलीफिकेशन। ठीक है, टोटल जो ये स्टेप्स
इनमें टाइम लगता है वो 6 to 7 आवर्स है। डॉक्टर साहब ये जो लोग काम कर रहे हैं ये तो सबसे ज़्यादा खतरे में होते हैं। देखिए हम जो पीपी इसलिए पहनते हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। इसके बाद डेफिनेटली जब डॉफिंग होती है और हैंड वॉशिंग पे और सैनिटाइज करने पे हम इसलिए फोकस करते हैं। और ये जो पीपी इसलिए पहनना है, अगर हमने पहन लिया तो ऑब्वियसली हम एक उस पर करें सेफ। ये सेफ है, सेफ है, ये हम इसलिए इसलिए पहनते हैं हम। जी ठीक है। अच्छा यहाँ से आपने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ये यहाँ पर मिल गया। वो जो किट्स की बात हो रही है वो किट्स कैसी होती हैं, क्या किट्स हैं? आपको मैं बताती हूँ। आप इस रूम में एक्चुअली हम एक्सट्रैक्शन इधर ही करते हैं। जी ठीक है। और ये हम दूसरे वायरस जैसे कि एक्सट्रैक्शन अपने अंदर जाना है इसके। जी चले जाते हैं। एक्सट्रैक्शन हम उधर करके फर्स्ट स्टेप है वो 96 का बैच उस मशीन पे लगेगा। जी ठीक है। कार्जन की मशीन है और एक बैच हम उस पर लगाएंगे, ठीक है। ठीक है। एक्सट्रैक्शन होने के बाद हम इस रूम में आएंगे और यहाँ पे एम्पलीफिकेशन होती है। वो जो डॉक्टर साहब किट्स के बारे में आ रहा है किट्स जो है हम एक टर्किश एनाटोलिया यूज़ कर रहे हैं और एक हम जीन सिंह की प्राइमरी डिज़ाइनर जीन सिंह की किट यूज़ कर रहे हैं जो यूके की कंपनी की। इसके अलावा और भी किट्स हैं हमारे पास अवेलेबल। और जैसे कि ये हमारे शिफ्ट इंचार्ज हैं फाइज, थोड़ा एनालिसिस बता सकते हैं आपको अगर हम दिखा दें कि जब टेस्ट एक दफ़ा टेस्ट कंप्यूटर के ऊपर जी कंप्यूटर के ऊपर एनालिसिस हमारे प्रीसेट वैल्यूज हैं हम उनको फॉलो करते हैं। जब आप सैंपल देके जाते हैं वो एक्सट्रैक्शन वहाँ पे होगी, उसके बाद हम इधर आ जाएंगे एम्पलीफिकेशन के लिए। वो जो नाक में डाल के और गले में डाल के देते हैं, मैंने सुना नाक और गले का सिर्फ 10% या 30% में उनमें से एग्जैक्ट आता है। अंदर जो लंग से लिया जाए वो नहीं एक्चुअली जो रिकमेंडेशन है CDC की वो नेजोफ्रेंजल स्वाब है, ठीक है, प्लस थ्रोट स्वाब है। अच्छा। जो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके लिए आप लंग्स का जो एस्पिरेटर ले सकते हैं, लेकिन उसमें चूँकि क्रॉस कंटामिनेशन का रिस्क होता है तो प्रेफरेबली हम नेजोफेरेंजल ही ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है। क्योंकि ब्रोंकियो एल्वियोलर हर्ट पॉसिबल। ये एक्चुअली जो एनालिसिस हम करते हैं वो ये इस तरह एनालिसिस होता है, कुछ सेटिंग्स हम करके प्रॉपर तरीके से ये हम यहाँ पर आपको पता चल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब आपको पता चल गया कि जो फलां जगह है या फलां जो सैंपल आया उस वो है पॉजिटिव है, और फिर आप उसको कैसे आगे मार्क कर दें, क्योंकि अब तो ये पेंडेमिक बन चुका है और यही सबसे अहम चीज़ है, लोग जानना चाहते हैं। तो आप परेशान तो होते होंगे वो देख के। जी उसके बाद हम डेफिनेटली अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से डिस्कस करते हैं और सर आगे फिर लाइक सेंट्रल लैब मैनेजर और आपने अब तक कितने डिटेक्ट किए हैं यहाँ पे? सर वो तो मैं काफ़ी केस वो डॉक्टर उमर बताएंगे। जी जी हाँ क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है ना। लेकिन चलें डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमर से बात करते हैं। हमारी लैब के अंदर बहुत सारे सैंपल्स हम खुद लेते हैं, तो बहुत सारे सैंपल्स हमें दूसरे हॉस्पिटल से आते हैं और जगहों से आते हैं जो हमने सैंपल कलेक्ट नहीं किया होता। जी ठीक है। तो उसके अंदर भी ज़रूरी होता है कि अगर सैंपल सही तरीके से ना लिया जाए, सही साइट से ना लिया जाए, सही तरीके से ना लिया जाए तो उसके अंदर भी फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब इसमें एरर का चांसेस कितने परसेंट होते हैं? ये इसमें गलत यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव गलत होने के चांसेस कितने परसेंट होते हैं? देखें जिस तरह मैंने कहा कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त कोविड को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट ऑप्शन है। सारी दुनिया ही PCR टेस्ट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो जो टेस्ट जिसका प्रोसीजर आप देख के आए हैं, जी वही टेस्ट बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त। हम लैब से निकल आए हैं और लैब से निकल के हमने प्रोटेक्टिव गियर जो है वो आपने पकड़ लिया है, लेकिन प्रोटेक्टिव गियर लैब में जाके ज़्यादा ज़रूरी है और जितना आप फासला रखेंगे उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़हनी मरीज़ नहीं बनना हमने पढ़े लिखे और समझदार इंसान बनना है, और वो उसकी तकाजा यही है कि आप अपना ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखते। अभी आपको उसका भी एक मुजाहरा दिखाते हैं, अभी पहले नहीं चलते हैं, आ जाए हमारे साथ। ठीक है। सो ये हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है। अच्छा। इसका कोविड से तो डायरेक्टली ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हम तो हर तरह के डिजीज़ के लिए डायग्नोसिस फैसिलिटीज रखते हैं। डॉक्टर साहब ये कोविड-19 से ज़्यादा भी ख़तरनाक बीमारियां आपने डिटेक्ट की हों जो ज़्यादा ख़तरनाक है? देखिए कोविड-19 तो एक बीमारी है, आई मीन कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी तो कोई नहीं है। इस वक्त तो उसकी वबा फैली हुई है, तो इसलिए वो एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। लेकिन कोविड-19 के अंदर 80-85% लोग बिल्कुल सेहतयाब हो जाते हैं। सिर्फ 2 या 3% लोग हैं जिनके अंदर सीरियस इलनेस होती है। तो कैंसर तो एक ऐसी चीज़ है जो उससे ज़्यादा भी ख़तरनाक बीमारियां हैं। बिल्कुल हर तरह की बीमारियां हैं, तो हर तरह की बीमारी के डायग्नोसिस ज़रूरी है। वैसे ये अच्छा है कि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि कोविड-19 जो है वो
बाकी बीमारियों से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियाँ भी हैं। हालांकि सिर्फ ये है कि वो हर शख्स को हो रही है वो बीमारी इस वक्त, तो इसलिए अच्छा, बड़ी डॉक्टर साहब हम किधर आ गए अब? ये हमारा जी सेंट्रल कंट्रोल रूम है। सेंट्रल लैब कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम जर्म से नहीं, लेकिन कागज़ों में जर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं सना यहाँ है। जर्म जो है वो प्रैक्टिकली नहीं होता, कागज़ों में बैठ होता जाएं है। बेटा, अस्सलाम आप वालेकुम जी, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। सना हमारी लैब मैनेजर हैं। अच्छा। तो यहाँ से हम लोग बैठ के ना सिर्फ सेंट्रल लैब का हेड ऑफिस का, बल्कि हमारे मुल्क में जहाँ पे भी लैब्स हैं उन सारों को यहाँ से मॉनिटर। अच्छा, मुझे वो डॉक्टर साहब ने तो बताया नहीं, कितने डिटेक्ट किए आपने जो पॉजिटिव आपने डिटेक्ट करके भेजे? देखें, हम डे 1 से जब भी पॉजिटिव आते हैं, इवन अब तो जो नेगेटिव भी आते हैं, उनका डेटा हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को या अच्छा, आपके होने वाले जो आपके टेस्ट हैं वो गवर्नमेंट के टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है? जी बिल्कुल इंक्लूडेड है। यानी कि वो जो डाटा देते हैं हमें 3200 या कितने टेस्ट हो रहे हैं रोज़ के? वो यही कह रहे हैं कि अभी पंजाब में तकरीबन 3200 हो रहे हैं। 3200 के करीब हो रहे हैं, तो उसमें आपका टेस्ट किया हुआ टेस्ट भी शामिल जी है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी शुरू से ही गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी, गवर्नमेंट ऑफ कितने कर सिंध लेते से हैं भी वैसे रोज़ाना के? हम एक दिन में 700-800 भी कर सकते हैं, लेकिन कर कितने रहे? आजकल 300-400 के करीब कर रहे हैं डेली। क्या रेशो बढ़ी है टेस्ट करवाने की आपके पास? पॉजिटिव्स आने का रेशो बढ़ा है, तो इसलिए हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि चाहे टेस्ट पहले से कम है या ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ केसेस टेस्ट होने का भी रेशो कम हुआ है, इसका मतलब है? जी वो बदस्तूर ऊपर नीचे होता रहता है थोड़ा बहुत उसका, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यानी कि अब वो लोग वो टेस्ट करवा रहे हैं जिनको लगता है, श्योरिटी है कि शायद हमें है। जी, और साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सस्पिशन था और उन्हें निकला है पॉजिटिव। तो यानी कि वबा पहले कम थी, अब हमारे मुल्क में थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो आपकी बात थी कि हम थक गए हैं घर रह के, लेकिन ज़रूरी है कि अभी घर बैठना ज़रूरी है। अभी आपकी जो लैब की रिपोर्ट आती है, मैंने वो एक रिपोर्ट भी पढ़ी है, उसके नीचे लिखा होता है कि इसमें एरर के चांसेस हैं। जी, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो क्यों लिखते हैं आप? देखिए बात यह है, कोई भी टेस्ट, दुनिया का कोई टेस्ट परफेक्ट नहीं है, तो टेस्ट को करने का सही तरीका भी होना चाहिए और टेस्ट करने का सही टाइम भी होना चाहिए। जी ठीक है। अगर आपको आज एक्सपोजर हुआ है, अगर आज ही हम आपका PCR टेस्ट का सैंपल ले लेंगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा, जो मर्जी कर लें, दुनिया की बेहतरीन मशीन पे भी वो नेगेटिव आएगा। यानी कि जिस दिन हुआ है जी, उसको PCR टेस्ट इन्फेक्शन के 4-5 दिन के बाद पॉजिटिव होता है। जी ठीक तो है। इसलिए अगर बहुत जल्दी सैंपल ले लिया जाए तो वो नेगेटिव ही आएगा। ठीक तो है। एक तो इस चीज़ का मद्देनजर रखना ठीक चाहिए। है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर सैंपल सही तरीके से ना लिया जाए, हमारे पास हमारी लैब के अंदर बहुत सारे सैंपल्स हम खुद लेते हैं, तो बहुत सारे सैंपल्स हमें दूसरे हॉस्पिटल से आते हैं और जगहों से आते हैं जो हमने सैंपल कलेक्ट नहीं किया होता। जी ठीक है। तो उसके अंदर भी ज़रूरी होता है कि अगर सैंपल सही तरीके से ना लिया जाए, सही साइट से ना लिया जाए, सही तरीके से ना लिया जाए, तो उसके अंदर भी फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एरर का चांसेस कितने % होते हैं? ये इसमें गलत यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव गलत होने के चांसेस कितने % होते हैं? देखें, जिस तरह मैंने कहा, कोई भी टेस्ट परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस वक्त कोविड को डायग्नोज करने के लिए PCR टेस्ट ही बेस्ट ऑप्शन है। सारी दुनिया ही PCR का टेस्ट मतलब डॉक्टर साहब? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो जो टेस्ट जिसका प्रोसीजर आप देख जी ऊपर देख के आए हैं। जी, वही टेस्ट बेस्ट ऑप्शन है इस वक्त। ठीक है, उसी के थ्रू पता चलता है कि ये है कि नहीं है। बिल्कुल। और ये आपको 2 या 3 दिन बाद पता चलता है कि आप उसका टेस्ट करवाएं, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव आने का चांसेस होते हैं। जी, यानी कि अगर आपको एक्सपोजर हुआ है, तो यानी कि जिस वक्त आपका बुखार शुरू होता है, तो उसी वक्त अगर आप टेस्ट करवाएं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। वाइट चलते हैं। एक और सवाल बड़ा है, मैं नाज़रीन को पूछेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद पूछेंगे कि ये कोई चीज़ तरीका हो सकता है कि हम इस वायरस को देख सकें, क्योंकि देख सकेंगे तो आसानी से मार देंगे। आ जाए हमारे साथ। ये क्या है डॉक्टर? ये हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, केमिकल पैथोलॉजी का। अच्छा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ के टेस्ट होते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो एंटीबॉडीज़ हैं, anti-HCV, HBsAg, फिर हार्मोन्स, फिर ब्लड शुगर वगैरह के टेस्ट यहाँ पे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंटीबॉडीज़ वाली बात आ गई। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा लेके उस पेशेंट का जो रिकवर किया, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हुई हैं जी, तो उसका प्लाज्मा लेके हम उसको ट्रीट करें पेशेंट को। क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब ये अच्छा तरीका है? ये थियोरेटिकली बहुत अच्छा तरीका है, थियोरेटिकली, और इसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कराची में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, जिसके अंदर पेशेंट्स जो रिकवर कर चुके हैं उनके प्लाज्मा को यूज़ करके क्रिटिकली इल पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ किया जाए ताकि वो रिकवर कर सकें। एक
मैंने देखा है वो जब वो टीवी पे एड्स चलती हैं तो वो ब्लैक लाइट के अंदर जर्म्स को देखते हैं जी, ग्लो करते हुए नजर आते हैं जी। क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम भी इस जर्म को देख सकें? देखिए इसको आप पैथोलॉजिस्ट हैं, आप जी। थोड़ा सा बताएं हमें बात। इसको देखने के लिए ज़रूरी है कि इसको कल्चर करके ग्रो किया जाए वायरस को, मतलब यानी कि वायरस को लैब के अंदर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में उसको ग्रो किया जाए, फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए। नहीं नेकेड आई से नहीं, नेकेड आई से नहीं किसी देख तरह कोई स्पॉट बना हुआ नजर आ जाए, नहीं, कोई ग्लो करता हुआ किसी स्पेशल लाइट के अंदर देखा जा सके, नहीं, कुछ नहीं है। इस तरह का सिस्टम। इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये नज़र नहीं आता। बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब हम एक और लैब में आ गए हैं जी, यहाँ पर इसकी ज़रूरत तो नहीं है। ये यहाँ सेफ इन्वायरमेंट है, यहाँ पर हम करें आप? जर्म से या बैक्टीरिया से डील नहीं करते। ये कलेक्शन सेंटर, ये क्या है डॉक्टर साहब? ये हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है, केमिकल पैथोलॉजी का। अच्छा, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ के टेस्ट होते हैं, यानी कि हेपेटाइटिस से रिलेटेड जो एंटीबॉडीज़ हैं, anti-HCV, HBsAg, फिर हार्मोन्स, फिर ब्लड शुगर वगैरह के टेस्ट यहाँ पे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एंटीबॉडीज़ वाली बात आ गई। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लाज्मा लेके उस पेशेंट का जो रिकवर किया, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हुई हैं जी, तो उसका प्लाज्मा लेके हम उसको ट्रीट करें पेशेंट को, क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब ये अच्छा तरीका है? ये थियोरेटिकली बहुत अच्छा तरीका है, Theoretically? और इसके ऊपर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, कराची में भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, जिसके अंदर पेशेंट्स जो रिकवर कर चुके हैं उनके प्लाज्मा को यूज़ करके क्रिटिकली इल पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ किया जाए ताकि वो रिकवर कर सकें। चले अब मुझे ना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोगों को जानने के लिए बाहर आ जाते हैं, एक वो जो इंफॉर्मेशन है ना, इस बात को ज़ाहिर करने के लिए कि यही सबसे ख़तरनाक बीमारी है, हमें ये मैं जानना चाहता हूँ कि इससे ख़तरनाक बीमारियाँ भी हैं। एड्स के अंदर क्या होता है इंसानी जिस्म के साथ? लेकिन एड्स इंसानी जिस्म के अंदर जो इम्यूनिटी है ना उसको ख़त्म कर देता है, यानी कि वाइट सेल्स उसके तबाह कर देती है। जी, बिल्कुल। और आदमी का जो खून होता है वो जमता नहीं है, वो कहीं पे कट लगे तो निकल जाता है। नहीं, वो हीमोफीलिया होता है, वो अलग वो अलग चीज़ है। ये इसमें आपकी इम्यूनिटी ख़त्म कर देती है और अगर इसमें आपको बुखार चढ़े तो बंदा मर भी जाता है उससे। यानी आपको हल्की सी इन्फेक्शन भी हो तो आप उससे इतनी खतरनाक बीमारी है। इसके बाद जो हेपेटाइटिस सी है वो आपका जिगर खा जाती है। बिल्कुल। हेपेटाइटिस बी जो सी है वो आपकी किडनी खा जाती है, नहीं, वो भी जिगर ही खाते वो भी जिगर ही खा जाती है। यानी कि ये बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं जो अभी मौजूद हैं, जिनसे हम नबरदज़मा भी हैं। उसके बाद आया ये कोविड-19, इससे पिछला था सार्स। जी। सार्स ज़्यादा डेडली था, जी, उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा क्यों था? वो ज़्यादा डेडली था, लेकिन उसको इन्फेक्शन उसकी उस तरह फैलती नहीं थी, इसकी इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, इसलिए ये ज़्यादा डेडली है। बिकॉज हमें सार्स के अंदर इस तरह के एहतियाती तदाबीर की शायद ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी बिकॉज वो इतनी आसानी से फैलता नहीं था। क्या वजह थी? हर वायरस की अपनी नेचर होती है, यानी ये कि वो वायरस- जी, इस तरह फैलता नहीं था, उस कॉन्टेक्ट ज़रूरी था, बॉडी जी, कॉन्टेक्ट ज़रूरी था उसके लिए। बिल्कुल। इसके अंदर अब ज़्यादा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ हाथ मिलाने से भी फैल सकता है, और हाथ पे मिलाते हैं फिर अपने हाथ अपने चेहरे को टच करें, मुंह को टच करें, तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम सारे इसमें और टीबी ट्यूबरकुलोसिस वाले में क्या फ़र्क है? कुछ चीज़ों के अंदर काफ़ी सिमिलर भी हैं, लेकिन अगेन टीबी बहुत लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है, वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज करता है। ये एकदम खा जाता है। बहुत सारे केसेस इसका अटैक रेट क्या है? मतलब कितनी दिनों के अंदर ये आपको ये इफेक्ट करता है? विद इन 1 वीक इसके अंदर सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और विद इन 2 वीक्स बहुत सारे पेशेंट्स कुछ रिकवर करना शुरू हो जाते हैं, और कुछ जो है उनकी तबीयत खुद ब बहुत खुद खराब- रिकवर करना शुरू कर जी, देते बिल्कुल। हैं। और कुछ पेशेंट्स उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे कि बहुत आपका सारे जिस्म। फैक्टर्स हैं, उन पर डिपेंड करता है, इम्यूनिटी उनमें से एक है। बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताएं। लोग कह रहे हैं कि बीसीजी वैक्सीन जो हम बच्चों को लगवाते हैं, छोटे होते तो निशान भी रह जाते हैं बच्चों के, उसका इफेक्ट है, उस वजह से हमारी मोर्टेलिटी रेट कम है। जो ये अल्लाह करे ऐसे हो, अभी राइट नाउ हमारे पास इतना डेटा नहीं है कि हम इसके ऊपर एक कोई साइंटिफिक ओपिनियन दे सकें। यानी कि मैं अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो दुश्मन अननोन है, अभी दुश्मन- उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा हमने। दुश्मन के बारे में हम जान रहे हैं, डेली हमें नई इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन एक चीज़ जो वाज़ेह है वो ये है कि जितना मर्ज़ी हमें पता चल जाए, एक चीज़ क्लियर है कि ये बहुत ख़तरनाक है, और इससे बचना ही बेस्ट तरीका है अपने आप को बचाने का। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वो बात ज़रा जो मेडिकल अपॉर्चुनिटी, यानी कि इस फील्ड के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हो रही हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नाज़रीन इसके अंदर भी एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ये आफत तो आई है, लेकिन इसके साथ इसने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, उसके बारे में बताएं डॉक्टर साहब, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं हमें इस वबा की उसके अंदर? देखिए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से पहले हमें एज अ नेशन ये सोचना पड़ेगा कि जब हम दवाइयों की बात करते हैं या डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो ज़्यादातर चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड हैं।
जी ठीक है, यानी कि इवन आप टेस्ट करने में भी जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं 95 to 97% चीज़ें जो यूज़ करते हैं इंक्लूडिंग दीज मास्क। तो इसलिए हमारे लिए सबक ये है, इस सारी वबा में हमारे लिए सबक ये है, हमें सीखना पड़ेगा कि हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इम्पोर्ट से। हमें अब वबा आई है तो हमारे बहुत सारे टेक्सटाइल्स यूनिट्स ने ये टाइवेक्स सूट्स बनाने शुरू किए, मास्क बनाने शुरू किए, वो हम पहले भी कर सकते थे। इसी तरह अगर अब इसी क्राइसिस के दौरान हमारे हमें ज़रूरत नहीं ना थी उस तरह, लेकिन अब अगर हम आ गए हैं उसके अंदर, एक्चुअली ज़रूरत तो थी। तो देखें ना, ज़रूरत तो आई मीन हॉस्पिटल्स तो रोज़ चल रहे होते हैं, हॉस्पिटल्स को मास्क की भी ज़रूरत होती है, हॉस्पिटल की भी ज़रूरत होती है, कोई ना कोई तो दुनिया में बना रहा था ना, तो वो किसी ना किसी जगह सप्लाई कर रहा था, हम भी इम्पोर्ट करते थे। इसी तरह डायग्नोस्टिक्स के लिए इवन शुगर के टेस्ट के केमिकल्स जो हैं वो इम्पोर्ट होते हैं, यानी बेसिक से बेसिक टेस्ट की चीज़ें भी इंपोर्ट होती हैं, तो हम क्यों ना यहाँ पे बनाएं इनको। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत मेहनत कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर कि कोविड का टेस्ट भी हो या और टेस्ट भी हो, उनको लोकली डेवलप किया जाए, लोकली मैन्युफैक्चर किया जाए। मेरे ख्याल से ये तो वबा आ गई, ये तो तूफ़ान सर पे आ गया, लेकिन अगर इससे हमने ये ना सीखा तो अगला जब तूफ़ान आएगा तो उसके लिए भी अगर हम तैयार नहीं होंगे तो बड़े अफसोस की बात होगी। यानी कि इन शॉर्ट आसान ज़ुबान में ये है कि मास्क की भी ज़रूरत है, ये प्रोटेक्टिव गियर जो हमने पहना था उसकी भी ज़रूरत है, और वो तमाम चीज़ें जो इसके अंदर यूज़ हो रही हैं, किट्स इस्तेमाल हो रही हैं, उसकी भी ज़रूरत है। यानी कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है, यानी कि हम मास्क में भी खुद को फील हो सकते हैं, हमें बाहर नहीं देखना पड़ेगा, और ये बड़ी आसानी से बन सकता है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप बन भी रहे हैं, आप पाकिस्तान में बन भी रहे हैं। जो ये N95 आप कहते हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड N95 250 रुपये में मिल रहा है, 250 या 300 रुपये में मिल रहा है, मैंने मुझे मालूम, मैंने ये जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई थी 2-2 हज़ार रुपये का भी बिका है, 2-2 हज़ार रुपये का। इवन वो नॉर्मल सर्जिकल मास्क हज़ार रुपये का बिका है जो लोगों ने पहना होता है। तो ये जो सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, इसकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ये आ गया है, ये पेंडेमिक हो गया और ये वबा, ये जरासीम हमारी हिस्ट्री में आ गया, और अब हमें इससे लड़ने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, वैक्सीन भी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आगे वाली नस्लों को इससे बचाने के लिए काम भी करना पड़ेगा। ऐसे ही ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि ये वायरस का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, या एक ऐसी लेवल पे आ जाएगा जब इसको हम आसानी से मैनेज कर सकेंगे। हम सारों को मिल के दो चीज़ों को इंश्योर करना है, हमने वायरस से भी बचना है और हमने नफसियाती मरीज़ भी नहीं बनना। हाँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस में चलें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करें। अगर आप घर के अंदर ही हैं, घर के अंदर वालों के साथ ही आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम समाजी जानवर हैं। अगर हम वो सोशलाइज नहीं करेंगे तो हम जानवर हो जाएंगे। लेकिन सोशलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी की वजह से घर से निकलना ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि वो जो आपके पास तासुर था ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो खत्म हो चुका हुआ है। अब आपने सोशलाइज कम करना है अगर इससे बचना है ये कुछ अरसे के लिए। मेरे ख्याल से ये जो लफ्ज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, इसको एक्चुअली एक और लफ्ज़ होना चाहिए, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। सोशल नहीं, आप सोशली आप इंटरेक्ट करें, आप फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, वीडियो करें, जूम कॉन्फ्रेंस करें, बट फिज़िकली इंटरेक्शन जो है ना उसको कम करना है। लेकिन याद रखें कि ये कब आएगा वक्त डॉक्टर साहब? क्योंकि मैं तो अभी आपको बता रहा था, घर में तो ऐसे बंदा पागल, जो लोग घर में बैठे हैं पागल हो चुके हैं, इस तरह पागल हो चुके हैं। एक दफ़ा खाना खाने जाओ, हाथ धो, अब किसी चीज़ को हाथ लगा दिया, मैंने इसको हाथ लगा दिया ना, मुझे ये डर है यार इसके बाहर वो पर होगा जरासीम होगा, मैं फिर जाके हाथ साफ़ करूँगा, फिर धोऊँगा। यानी कि 10-10, 20-20 बार हाथ धोए जा रहे हैं, और वो परेशानी का आलम यह कि ज़रा सा बुखार, ज़रा सा गला ख़राब और ऐसे लगता हो गया, यानी कि कोरोना जो है ना वो हो गया भाई और अब मैं मरने वाला हूँ। ये सिचुएशन हो गई। उसके अंदर हम सारों को मिल के दो चीज़ों को इंश्योर करना है। हमने वायरस से भी बचना है और हमने नफसियाती मरीज़ भी नहीं बनना। हाँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक बैलेंस में चलें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन कम करें। अगर आप घर के अंदर ही हैं, घर के अंदर वालों के साथ ही आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, हम समाजी जानवर हैं। अगर हम वो सोशलाइज नहीं करेंगे तो हम जानवर हो जाएंगे। लेकिन सोशलाइज करने के लिए टेक्नोलॉजी की वजह से घर से निकलना ज़रूरी नहीं है। तो यानी कि वो जो आपके पास तासुर था ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वो खत्म हो चुका हुआ है। अब आपने सोशलाइज कम करना है अगर इससे बचना है ये कुछ अरसे के लिए। मेरे ख्याल से ये जो लफ्ज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, इसको एक्चुअली एक और लफ्ज़ होना चाहिए, इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। सोशल नहीं, आप सोशली आप इंटरेक्ट करें, आप फ़ोन पे बात करें, व्हाट्सएप पे बात करें, वीडियो करें, जूम कॉन्फ्रेंस करें, बट
फिज़िकली इंटरेक्शन जो है ना उसको कम करना है। एक स्टैंडर्डाइज कितना फासला होता है आपके मेरे दरमियान? 3 फुट का? कम या से 3 कम फुट? कम से कम 3 फुट का फासला। यानी कि नमाजी को भी उन्होंने कह दिया है कि नमाजी भी 3 फुट का फासला रखें। जी डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर दिस टूर और लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि लोगों को इन्फॉर्म, जो आपको इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल रही हो वो ज़रूर लेनी चाहिए। आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बस बहुत शुक्रिया। घर रहें, खुद भी सेफ़ रहेंगे और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करेंगे। लेकिन अभी तो हालात में नरमी की जा रही है ना? बिल्कुल सही बात है, हालात में नरमी की जा रही है। हमने एज ए नेशन हमने वायरस से भी बचना है और साथ ही साथ हमने अपने माश को भी चलाना है, ज़रिए माश को भी हमने बरकरार रखना है। चाहते चाहते आखिरी सवाल, वो कितने कम हुए हैं, कितने % कम हुए हैं? क्योंकि ऊपर हम जल्दी से निकल आए थे। टेस्ट करवाने की रेशो कितने % कम हुई है? टेस्ट करवाने की रेशियो मोरलेस उसी तरह चल रही है, लेकिन नंबर ऑफ़ पॉजिटिव्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को अभी हम किसी ऐसी सिचुएशन में नहीं पहुंचे कि एज अ नेशन हम रिलैक्स कर सकें। अभी रिलैक्स वाला पॉइंट नहीं है, रिलैक्स करने वाला पॉइंट नहीं आया। ईद तक आ जाएगा। आई होप ईद की शॉपिंग करनी है। आई विश मैं तो दुआ कर सकता हूँ। कोई शॉपिंग नहीं करनी, घर पे रहें। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी। आइए नाज़रीन आपको आगे कुछ और बताते हैं। कोरोना पे अब तकरीबन आप सारे ही डॉक्टर हो गए होंगे, क्योंकि कोरोना जो उनसे है उसके बारे में इतनी बातचीत हुई है, इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वो आपके सामने है। कोरोना जो उनसे है वो एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसमें जो मौत की % है, यानी कि बंदे के मरने का तनासुब है, वो सिर्फ 1 या 2% है। यानी कि 100 में से 1 या 2 बंदा मरेगा। 1.5 वाला जो सा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा ख़राब है। तो 1% या 2% की जो मोर्टेलिटी है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये तकलीफ़ दे है, आपके लिए तकलीफ़ दे है, इसका फैलाव बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये इंसान को, इसके एक इंसान से दूसरे इंसान को बड़ी आसानी से मुंतकिल हो जाती है। इसको यहाँ पर कंट्रोल करना है आपने। इसकी तमाम अलामात आपको पता है, जगह जगह ऐसे पम्फलेट लगे हुए हैं, ऐसे ब्रोशर्स लगे हुए हैं, ऐसी फ्लेक्सेस लगी हुई हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं। हाथ धोएं, खांसी छींक आए मुँह पे हाथ रखें, इस्तेमाल किए हुए टिशू को दोबारा इस्तेमाल मत करें, हाथ ना मिलाएं, अपने इर्द गिर्द सफाई को यकीनी बनाएं। और ये तमाम चीज़ें वैसे भी अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो जब सफाई निस्फ़ ईमान को हम अपने ऊपर, अपनी ज़िंदगियों पर लाज़िम कर लेंगे बहुत सारी चीज़ों की तरह, तो ये जो सूरत हाल है ये बेहतर हो जाएगी। और अभी आके जो लगना शुरू हुआ है मुझे वो ये है कि हम अल्लाह ताला से ज़्यादा कोरोना से डरना शुरू हो गए हैं। तो अगर हम ये तमाम अपनी ज़िंदगी में जितना कोरोना से डर रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा अगर हम अल्लाह ताला से डरना शुरू कर दें और ये जानना शुरू कर दें कि उसकी खुशनुदी किस में है, वो हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दें, तो यकीन माने ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये दूर हो जाएंगी और ये सारी परेशानियाँ आपसे दूर हो जाएंगी। आप ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाएंगे। रमज़ान आ गया और अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे भी याद रखें, मुल्क कौम को भी याद रखें और पूरी दुनिया को याद रखें, क्योंकि मुसलमान जब दुआ के लिए हाथ उठाता है तो वो सब के लिए दुआ करता है। वो रहमतुल आलमीन की उम्मत में से है, यानी कि उस नबी की उम्मत में से है जो पूरी कायनात के लिए, पूरी मखलूक़ात के लिए रहमत बनकर आए। तो उनकी जो उम्मती हैं वो भी जब दुआ करें तो सब के लिए दुआ करें। अपना ख्याल रखें। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।